नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर के तौर पर होता है करंट अफेयर से संबंधित। इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आता है, सारे करंट अफेयर आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी को हम लोग देख रहे थे। इसमें हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जैसे हमने समृद्धि और विकास देख लिया था, राजकोषीय नीति देख लिया था, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास देख लिया था, बैंकिंग मौद्रिक नीति देख लिया था, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार देख लिया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो अपना बाह्य क्षेत्र को देखने जा रहे हैं, जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें जो मेन पॉइंट होगा उसको पॉइंट आउट करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जो इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है, जो नोट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दी हुई होगी जिस भी चैप्टर में, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या हमारे सामने आ रहा है। पहला टॉपिक आ रहा है बाह्य क्षेत्र में कि भारत में विनियमन दर प्रबंधन, जो भारत में एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या नियम या क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में है। अब है इसको देखते हैं। भारतीय रुपयों का सापेक्ष मूल्य भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारी देश की मुद्राओं की तुलना में लगभग 2 साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय बैंक ने हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक होने के कारण ऐसा हुआ है। तो जो हमारा सापेक्ष मूल्य है व्यापार को लेकर, वो 2 साल में सबसे ऊपर आ गया है। और इसमें कंट्रोल के लिए क्या कर रहा है, मुद्रास्फीति को के लिए कंट्रोल के लिए आरबीआई, जैसे केंद्रीय बैंक लिखा है ना, केंद्रीय बैंक से तात्पर्य होता है आरबीआई का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। अब करेंसी वैल्यूएशन देखते हैं क्या है, मतलब कि कोई हमारे देश की करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे डॉलर के मुकाबले 23 83 रुपए 84 रुपए हो जाता है ना, ये उसी के बारे में बात हो रही है। यह एक मुद्रा के किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत या मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया है। मतलब कि कहने मतलब ये है कि अगर हम $1 में मान लीजिए 10 सामान खरीद पा रहे हैं, और फिर हम जो है उसी सामान को, जो $1 में आप देखें, $1 में आप देखेंगे कि 10 सामान मिल रहा है, तो वही 10 सामान रुपए में कितने का मिलेगा, ये उसी की बात कर रहा है कि किसी मुद्रा के जो अन्य मुद्रा से सापेक्ष कीमत क्या होगी, ये इसी के बारे में बात यहाँ कर रहा है। अब देखेंगे इसके आगे क्या दिख रहा है, इसमें लिखा है मुद्रा का मूल्य जानने का सबसे आम तरीका विनिमय दर है। मतलब वही वही जो एक्सचेंज रेट है। यह मूल्य या कीमत कई कारणों पर प्रभावित होती है। इन कारणों में ब्याज दर, मुद्रास्फीति, पूंजी निवेश और मुद्रा की आपूर्ति इत्यादि शामिल है। अब है भारत में विनियमन दर का निर्धारण वर्तमान में नॉमिनल इफेक्टेड एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टेड एक्सचेंज रेट प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं इसमें जो बोल रहा है नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट के बारे में देखते हैं। जो नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट है, यह द्विपक्षीय विनिमय दर का द्विपक्षीय विनिमय दरों का एक भारित औसत है। ऐसा है, ये भारित औसत है। इसके जरिए अन्य विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट की तुलना में घरेलू मुद्रा की औसत या सापेक्ष मूल्य का मापन किया। वही जो मैं बता रहा था कि 10 वस्तु, अगर एक डॉलर में 10 वस्तु मिल रही है तो वही 10 वस्तु क्या कहते हैं कितने रुपए में मिलेगी, ये क्या होता है, ये नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट है। अब एक और एक्सचेंज रेट होता है, यह रियल टाइम एक्सचेंज रेट। देखिए जो प्रश्न बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा कि आप जो देख रहे हैं ये
जो डिफरेंट है दोनों में दिया गया है इसको चेंज कर देगा, आगे पीछे कर देगा, या हो सकता है वही रख दे और पूछेगा दोनों में से कितने सही हैं। तो हमने जो बताया था बास्केट रेट वाला वो क्या था, नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट था। अब रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट वो देख लेते हैं क्या है। रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट भी घरेलू मुद्रा का अन्य देशों की मुद्रा की एक बास्केट के सापेक्ष भारित औसत होता है, लेकिन इसमें घरेलू देश और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच वस्तुओं के मूल्य स्तर या मुद्रास्फीति दरों में अंतर को भी समायोजित किया जाता है। यानी कि जो मुद्रा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या, जो नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट है उसमें क्या होता है, सिर्फ वस्तुओं का मूल्य देखा जाता है कि इतने में कितनी वस्तु आ रही है $1 में और $1 में उतनी वस्तु आ रही है कि नहीं, बस ये। लेकिन जब रियल टाइम में देखेंगे तो रियल टाइम में ये भी देखा जाता है कि उस देश मतलब घरेलू देश में जो देश है जो नॉमिनल जो रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट निकालना चाह रहा है उसमें क्या वो अपनी मुद्रास्फीति भी जोड़ेगा कि हमारे देश में कितनी मुद्रास्फीति है। साथ ही साथ ये देखेगा कि हमारे जो व्यापारिक भागीदार हैं उनके बीच हमारे वस्तुओं का विनिमय कैसे हो रहा है। तो ये सब जो होगा ये भी सब देखेगा, तब एक्चुअल रेट निकल के आता है, इसलिए इसको रियल कहते हैं। देखो रियल का तात्पर्य यहाँ हो जाता है कि उसमें सारा कुछ जोड़ लिया जाए, क्या मुद्रास्फीति हो रही, क्या घिसावट हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, ये सब जोड़ लिया जाएगा। ये एक एस्टिमेट होता है और ये रियल होता है। तो जो मूल्यांकन किया जाता है वह अक्सर देखा जाता है कि नॉमिनल भी कर लिया जाता है, लेकिन असली उपयोग जो आता है वो रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट में आता है। अब है विनिमय दर निर्धारण की विधि। नियत यानी निश्चित स्तर पर विनिमय दर यानी फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है ये देख लेते हैं। इस प्रणाली में एक मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्राओं की एक बास्केट या सोने जैसे वस्तु के मूल्य के निर्धारण पर तय किया जाता है। मतलब फिक्स रेट किसका होता है, सोने का सभी जगह लगभग एक फिक्स रेट रहेगा। हाँ, जो बास्केट में वस्तु आ रही वो फिक्स रेट, तो ये फिक्स रेट हो जाता है। इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक मुद्रा की नियत दर को बनाए रखने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करता रहता है। यानी स्थिर कीमतों पे सब कुछ एक्सचेंज हो, इसके लिए क्या करता है केंद्रीय बैंक जो होता है अपना समय समय पर हस्तक्षेप करता रहता है। अब है लचीला या तिरछी विनिमय दर, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो देख लेते हैं। इसे फ्लोटिंग या तिरछी विनिमय दर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुद्राओं की विनिमय दर बाजार की शक्तियों पर निर्धारित होती है। इसमें होती है वह बाजार की शक्तियों पर निर्धारित होती है। पहला क्या होता है फिक्स रेट में वह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन जो लचीले जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें क्या होता है वह बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है कि वह कैसी डिमांड है कैसी सप्लाई है उस हिसाब से होता है। इसका आशय है कि विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का निर्धारण करती है। जैसे कि डॉलर का देखेंगे वो इस समय जो है लचीली जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आता है। इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर के स्तर को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती है। इसमें क्या देखिए फिक्स रेट में वो प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करती है, लेकिन फ्लेक्सिबल वाले में क्या होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपना हस्तक्षेप करती है। ये जो आप देखेंगे ये क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन जो उठाया जाएगा इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, और ये किसके किसके ऊपर छोड़ा जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार हो जाएगा। हाँ, इसके लिए क्या होगा ये एक मुद्रा के मूल्य पे हो जाएगा, ठीक है, ये नियत दर पे होता है। अब देखेंगे प्रबंधित विनिमय दर जो होता है मैनेजमेंट एक्सचेंज रेट, इसके बाद इस प्रणाली यह एक ऐसी प्रणाली है जहां मुद्रा का मूल्य मुख्य रूप से बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन केंद्रीय बैंक कभी कभी विनिमय दर की स्थिरता प्रदान करने या प्रभावित करने के लिए इसमें हस्तक्षेप करती है। प्रबंधित विनिमय दर जो मैनेजमेंट होता है वहां अक्सर देखा जाता है कि जो केंद्रीय बैंक होती है वह हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन जब देखा जाता है कि अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ रही तब केंद्रीय बैंक वहां हस्तक्षेप करती है। अब है क्या आप जानते हैं ग्रेशम का नियम
ये एक नियम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को अपनाने से बैड मनी गुड मनी को चलन से बाहर कर देती है। ऐसे में जिस मुद्रा के मूल्य का निर्धारण बाजार मूल्य से कम होता है वह मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है। इसके अलावा अधिक मूल्य वाली मुद्रा प्रचलन में रहती है लेकिन उससे पर्याप्त खरीद सॉरी लेकिन उसे पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रैश का नियम कहते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं। यह नियम के अनुसार एक निश्चित विनिमय प्रणाली को अपनाने से बैड मनी गुड मनी का प्रचलन से बाहर हो जाती है। ऐसे में जिस मुद्रा के मूल्य का निर्धारण बाजार मूल्य से कम पर होता है वह मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है और जो मुद्रा का मूल्य अधिक होता है वह प्रचलन में रहती है लेकिन उसके पर्याप्त खरीदार नहीं होते हैं। बस ये ध्यान रखिए ग्रैश का नियम किससे संबंधित है? ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। बस और विनिमय और बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा तो विनिमय किस प्रणाली से? तो विनिमय प्रणाली से संबंधित है। अब अन्य संबंधित आर्थिक चर यानी घटकों पर विनिमय दर का प्रभाव देखेंगे। मुद्रास्फीति पर प्रभाव होता है, इसका ब्याज पर प्रभाव, ब्याज दरों पे होता है, आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव होता है, हाँ व्यापार पर और पूंजी प्रभाव पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बस ये चार ऐसे ऑप्शन बनाएगा, कहेगा कि जो विनिमय दर उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो बस इसी को ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट टॉपिक विदेशी व्यापार नीति 2023 के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेशी व्यापार नीति को अधिसूचित किया है। ये जो मंत्रालय है यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पास लिख दे कि गृह मंत्रालय लिख दे या आरबीआई लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। याद रखिए विदेशी व्यापार नीति किसके द्वारा निकाली गई है? वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निकाली गई है। अब 2023 में इस नीति के बारे में देख लेते, क्या अधिसूचना क्या है। जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी की है। सिद्धांत क्या है? यह समय समय पर अनुकूलित योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। इसमें व्यापार की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही और निर्यातकों के साथ विश्वास एवं साझेदारी जैसे सिद्धांत को अपनाया गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 में क्या था? कोविड-19 महामारी और अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या किया गया था? इसको बढ़ा दिया गया था। इस दौरान भारत का निर्यात अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल देगा। जो पुरानी निर्यात नीति थी 2015 से 20 वाली, जिसको 2023 तक बढ़ाया गया था, इसमें हमारा निर्यात कम हो गया था। तो याद रखिएगा उसमें निर्यात जो था कम नहीं हुआ था, सबसे उच्च स्तर पे आ गया था। अब है नए एफटीपी दृष्टिकोण के 4 स्तंभ हैं। इसमें प्रोत्साहन को लेकर कर छूट शामिल है। जैसे आपने देखा होगा ना कि नई कंपनियों के लिए 5 साल के लिए टैक्स छूट दिया, 3 साल के लिए, तो इस तरह के प्रावधान इसमें थे। मतलब कि इस तरह के प्रावधान इसमें है जो न्यू वाली है। प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन और री इंजीनियरिंग की निरंतर प्रक्रिया जारी, अधिक से अधिक व्यापार सुविधा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उच्च सहयोग, निर्यातक राज्य और जिले, उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस जैसे ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात केंद्रों के रूप में जिले का विकास करना, स्कोमेटिक यानी कि स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिक सामग्री उपकरण एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात, मादों एवं निर्यात को सुव्यवस्थित करना है। भारत का व्यापार प्रोफाइल जो था आप देखेंगे 2022-23 का, उसके बारे में है। भारत में निर्यात देखेंगे और भारत का भुगतान संतुलन देखेंगे। तो जो 2016 में देखेंगे भारत का निर्यात जो था वो कितना था? 435 बिलियन डॉलर था। जो 2022 में आप देखेंगे
वो 676 बिलियन डॉलर हो गया और 2023 में 760 बिलियन डॉलर हो गया। ये देखिए, पहले 2016 के कंपेयर करेंगे, अगर आप 2016 का कंपेयर करेंगे 2022 से, तो यह कितने परसेंट जंप किया है? यह 55% से ज़्यादा जंप किया है। फिर वहीं उसके बाद 2023 2016 का कंपेयर 2023 से करेंगे तो ये 74% जो है जंप किया है। तो याद रखना है, भारत का व्यापार जो है लगातार बढ़ा है। व्यापार ने निर्यात, भारत में जो निर्यात की जो टेंडेंसी थी वो दिन ब दिन इंक्रीज की है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत में व्यापार की जो विदेशी व्यापार की नीति अपनाई गई थी उसके माध्यम से हाल के वर्षों में व्यापार के निर्यात में गिरावट देखी गई है। इस तरह के प्रश्न इसमें बनेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है वो कोई एक फैक्ट को लेकर क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन जब क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं तो उसमें एक ट्रेंड देखा जाता है, जो आपको आप देखेंगे, जो आप बजट पढ़ेंगे या जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तब आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक मतलब ट्रेंड बता दिया जाएगा, ट्रेंड क्या चल रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, घर घट रहा है या बढ़ घट रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस समय भारत का निर्यात क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। फिर भुगतान संतुलन भी देखेंगे। भुगतान संतुलन क्या होता है? मतलब कि हमने आपको 10 रुपए की चीज बेची, आपने हमको 12 रुपए की चीज बेची, 2 रुपए जो है हम भुगतान संतुलन के घाटे में आ गए। इसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। जो 2 रुपए का हमको व्यापार में संतुलन बिगड़ा है उसे ही कहते हैं भुगतान संतुलन। कभी ये प्लस में होता है, कभी ये माइनस में होता है। तो अब ये इसके बारे में देख लेते क्या है इस चार्ट में। चलिए, वस्तु व्यापार घाटा बिलियन अमेरिकी डॉलर में देखें तो वस्तु व्यापार घाटा 2021-22 में देखेंगे तो कितना था? 191.05% था। ये देखेंगे फाइनेंशियल ईयर का, ये कलर जो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है और ये फाइनेंशियल 2022-23 का है। पहले हमारा व्यापार घाटा कम था, अब हमारा व्यापार घाटा जो है वह बढ़ गया है। ठीक है, फिर देखेंगे 2021-22 के ट्रेंड में देखेंगे तो सेवाओं के, ये वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है कि जो वस्तु व्यापार में जो हम वस्तुओं को बेच रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं उसमें हमारा व्यापार घाटा भुगतान संतुलन क्या हुआ है? वो बढ़ गया है। फिर हम देखेंगे सेवाओं के क्षेत्र में देखेंगे तो हमारा जो सेवा के क्षेत्र में वह भी हमारा बढ़ा हुआ है, भुगतान संतुलन उसमें भी बढ़ा हुआ है अमेरिकी डॉलर में। और कुल व्यापार घाटे में देखेंगे तो ये भी बढ़ा हुआ है। हमारा भुगतान संतुलन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब है निर्यात के लिए भारत का लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना। देखिए, ये हो सकता है पीसीएस या आईएएस में प्रश्न बन जाए कि 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य हमने किस वर्ष तक रखा है। याद रखिएगा, 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य हमने 2030 तक रखा है। फिर चाहे वो वस्तु या सेवा दोनों को मिलाकर है। भारत के शीर्ष निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी हैं? भारत के शीर्ष निर्यात वस्तुएं या मादक क्या क्या, मतलब भारत क्या क्या निर्यात करता है? पेट्रोलियम। देखिए, भारत कच्चे तेल का सबसे ज्यादा आयात करता है, फिर उसको संशोधित करता है, फिर और देशों को वह संशोधित जो तेल रहता है, पेट्रोल रहता है, उसको बेचता है। तो क्या करता है? वो संशोधित जो तेल है उसको निर्यात करता है। तो भारत करता क्या सबसे ज्यादा निर्यात में? पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। क्वेश्चन बन जाएगा तो लोग सोचेंगे अरे यार पेट्रोलियम का तो भारत सबसे ज्यादा आयात करता है, लेकिन ये गलत है। वह कच्चे तेल का सबसे ज्यादा आयात करता है, फिर उसी को संशोधित करके पेट्रोलियम के रूप में दूसरे देशों को बेचता है। फिर क्या बेचता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान को सबसे ज्यादा बेचता है, फिर चावल को बेचता है, फिर रसायन को बेचता है, फिर ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल जो चीजें जो होती हैं जैसे कि दवाइयां हुई उनको करता है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। ये सब कैसे हैं? ये सब आप देखेंगे कि जो है क्वेश्चन के ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आप
ये पूरा इन्फोग्राफिक्स देखें, पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते जरूर हैं। तो इस पीडीएफ में पूरी बात क्या ध्यान रखना है, भारत का निर्यात दिन ब दिन बढ़ रहा है, साथ ही भारत का भुगतान संतुलन भी बढ़ रहा है। भारत को 2 ट्रिलियन निर्यात के रूप में लक्ष्य कब तक रखा गया, 2030 तक रखा गया है कि भारत $2 ट्रिलियन का वस्तु और सेवाओं का निर्यात करेगा। भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या क्या करता है, पेट्रोलियम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान करता है, चावल का करता है, रसायन करता है और फार्मास्यूटिकल चीजों का करता है। ये ध्यान रखना है। अब भारत जिन देशों से सबसे अधिक आयात करता है वो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसी स्लाइड से पूरे क्वेश्चन का फ्रेम होने हैं कि भारत सबसे ज्यादा पूछेगा कि वर्तमान के हाल वर्ष में भारत के व्यापार को लेकर यह जो है एक नियामक देखा गया है। पहला बनाएगा, भारत लगातार अपना निर्यात बढ़ा रहा है। पहला, भारत लगातार भुगतान संतुलन भी भारत का बढ़ रहा है। फिर भारत का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2023-30 तक $2 ट्रिलियन की वस्तु और सेवाओं का निर्यात करेगा। फिर चौथा ऑप्शन बनाएगा कि भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, पूछे कौन सही है, तो चारों आपके सही हैं। अब क्वेश्चन जो बनेगा वह भारत किन देशों से सबसे ज्यादा आयात करता है, मतलब कहाँ से वस्तुएं सबसे ज्यादा भारत में आती हैं। तो पहला आता है, आप देखेंगे वो चाइना से आता है। आपको पता है भारत में लगभग 95% चीजें जो है चाइना की रहती हैं। दूसरा कहाँ से आता है, संयुक्त अरब अमीरात से आता है। तीसरा कहाँ से आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। और चौथा रूस से आता है। ये इंपॉर्टेंट, देखिए इसने भी यहाँ स्टार लगा दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कोचिंग वालों ने भी स्टार लगा के रखा है कि भारत की क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिएगा, निर्यात मतलब आयातित वस्तुएं कहाँ से होती है, चाइना से, फिर यूएई से, फिर अमेरिका से, और उसके बाद देखेंगे रूस से होती है। अब भारत जिन देशों को सबसे अधिक निर्यात करता है वह कौन से है, वो यूएसए को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, फिर संयुक्त अरब अमीरात को वह सबसे ज्यादा निर्यात करता है, फिर नीदरलैंड को, चीन को निर्यात करता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये देख रहे ना, सबसे ज्यादा आयात जो कर रहा है वह संयुक्त अरब अमीरात से कर रहा है दूसरे नंबर पर, और सबसे ज्यादा निर्यात जो कर रहा है वह संयुक्त अरब अमीरात को ही कर रहा है दूसरे नंबर पर। अब कृपया ध्यान दें कि दिए गए इन इंफोग्राफिक में शामिल आंकड़ा जो है 2022-23 से संबंधित है। हालांकि इन क्षेत्रों से जुड़े मासिक आधार पर अपडेट होते हैं। 2023-24 के लिए वार्षिक संकलन अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ है, यानी कि अभी तक नहीं बना है। अगले 3 आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के संबंध में शुरू की गई विविध पहलों को कवर किया गया है। मतलब अब जो है ये जो देखेंगे व्यापार संतुलन, सॉरी, जो न्यू पॉलिसी है उसमें क्या क्या और विविधताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। अब व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में है, उसमें व्यापार के लिए जब कोई हमारे देश में कोई अन्य देश की फैक्ट्री या कोई उद्योग आएगा उसको क्या क्या सुविधा दी जाएगी उसी के बारे में है। व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के लिए शुरू की गई क्या क्या पहल है। पहली पहल ये देखेंगे कि व्यापार सुविधा पर आधारित समिति, एक राष्ट्रीय समिति, उसके बारे में देखेंगे। यह समिति की स्थापना विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौता के क्रियान्वयन और इससे संबंधित समन्वय को सरल बनाने के लिए की गई है। WTO के TFA को 2017 में लागू किया गया था। WTO के ट्रेड जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कब 2017 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य सीमाओं की पार, जो सीमा होती है उसके पार लाल फीताशाही के मुद्दे को हल करना और वस्तु की सुगमता आवाजाही को सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई पहले वो क्या है वो देख लेते हैं। DGFT निर्यात और आयात के संचालन की दिशा में समन्वित सहायता के रूप में कार्य करेगा।
इसमें सिर्फ इतना देखिए। उसके बाद निर्यात बंधु योजना, एक बात देख लीजिए क्या है इसमें। नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए लागू किया गया निर्यात बंधु। इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्यात कोड जारी किया गया। इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्यात कोड के जरिए किसी निकाय को आवंटित 10 अक्षरों की एक अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है और यह किसी भी निर्यात और आयात गतिविधियों का अनिवार्य होता है। मूल्य स्थान का ई प्रमाण पत्र, मतलब जहां भी आप होंगे वहां आपको ई प्रमाण पत्र मिलेगा, आपको क्यूआर कोड स्कैन करने को मिल जाएगा और दस्तावेजों की संख्या का एक यूनिक आईडी हो जाएगा, बस इसके बारे में है। फिर है निर्यात उत्कृष्टता शहर, मतलब हर एक शहर को चुना जाएगा कि आप इसके लिए ये निर्यात करिएगा, तो इस तरह की बातें हैं। जैसे आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने यूपी का सुना होगा, तो इस तरह की उसमें बात की गई है। प्रमाण पत्र का पहचान का महत्व क्या? अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों को विश्वसनीय करना। जैसे आगरा के पेड़े आप देखें, पेटे देखेंगे अभी, इस तरह क्या होता है, और बनारसी साड़ी कोई क्या, पूरे विश्व लेवल पे एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। कस्टम क्लियरेंस में प्राथमिकता मिलेगी और कुछ करों में छूट भी मिलेगी, बस इसी के बारे में है। उसके बाद देखेंगे विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे आप कि निर्यात हब के रूप में जिलों की पहचान करना, ये आपको पता है, एक जिला एक राज्य, एक जिला एक वस्तु। फिर उसी तरह से राज्य को निर्यात प्रोत्साहन समिति बनाई जाएगी, फिर जिला स्तर पे वही चीज चलेगी। फिर उसके बाद देखेंगे पैकेजिंग को अच्छी करना, मार्केटिंग अच्छी करना, ये सब इसमें चल रही बस, और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पूंजी और वस्तु निर्यात संवर्धन, ये भी योजना है, इसका उद्देश्य, और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको आएगा खुद ही आप पढ़ लेंगे कि इसमें ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा, पैकेजिंग अच्छी कर दी जाएगी, निर्यात को बढ़ावा देना है, इसी सब के बारे में बात हुई है। अब उसके बाद देखेंगे, अब एक ये जो शब्द आ रहा है डिम्ब एक्सपोर्ट, इसको देख ले परिभाषा। डिम्ब एक्सपोर्ट उन लेन देन को संदर्भित करता है जिसमें आपूर्ति यानी निर्यात की गई वस्तु देश के बाहर नहीं जाती है। ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपए में या विदेशी मुद्रा में होता है। सरल शब्दों में डिम्ब एक्सपोर्ट के तहत वस्तुओं को भारत में ही किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जाता है जिसके पास इन मूल्य वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस है। ऐसे विक्रेता को डिम्ब निर्यातक हैं और खरीदार डिम्ब आयातक कहलाते हैं। इसके लिए खरीदार के पास इंपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है। उद्देश्य घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। तो मिला के मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है हमारे पास जो हमको विदेश में निर्यात करनी है, उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसी की खपत करने के लिए हमारे देश में ही कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई ऐसी कंपनी है जो उसको चाहती है कि वो हमको सीट मिले, तो वो उसी को हम डिम्ब एक्सपोर्टर कहते हैं। अब विदेशी व्यापार नीति के तहत शुरू की गई अन्य पहले क्या है, ई कॉमर्स निर्यात हब, ये पहला है। फिर उसके बाद देखेंगे आप इनके संचालन की प्रकृति है, डाक मार्ग है, सीमाओं में जो छूट दी जाती है जैसे बुनियादी सीमा, फिर अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब के बारे में बात की गई और इसमें कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। और इसमें ये लाइसेंस कहाँ कहाँ किस किस प्रणाली का, परमाणु के लिए लाइसेंस, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। अब है भारत के मुक्त व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी समय कितना हो रहा है देख ले एक बार, 30 मिनट हो गए लगभग, तो अब इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।